अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वाइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सोहेल। नाज़रीन इकराम, डोनाल्ड ट्रंप ने अजीब और एक नया कट्टा खोल दिया है। गज़ा की पट्टी के हवाले से उसने जो बात की है, अभी कुछ दिन पहले तक हम महसूस कर रहे थे कि यूरोप के हुक्मरान ज़हनी तौर पर आसूदा हो रहे हैं, ये सोच करके कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से यूक्रेन और रशिया की जंग अब बंद हो जाएगी, और इस जंग की वजह से जो एक बेचैनी, बेकरारी यूरोप में पाई जाती है, और इस जंग की वजह से यूरोप में बेपनाह महंगाई जो हुई है, अब उसका कुछ सद्देबाब हो जाएगा। चे जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा के हवाले से और फ़लस्तीनियों को बहुत मायूस किया है। फ़लस्तीनी आस लगाए बैठे हुए थे कि ये जंग बंद हो जाएगी और हम थोड़ा बाकी अगला कुछ अरसा हम आसूदगी से जी सकेंगे। लेकिन ये कहना कि वहाँ पर 20 लाख अफराद जो हैं वो यमन, मिस्र या दूसरे ममालिक, सूडान वगैरह में वहाँ जाके बसर हो जाएं और यहाँ पर एक नई पट्टी तश्कील दी जाएगी और नई तामीर होगी और दुनिया भर से लोग वहाँ पर आएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि इसको एक खूबसूरत खिता बनाकर दुनिया भर के लिए खोल दिया जाएगा और इस पट्टी का फ़लस्तीन से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। यानी ग्रेटर इसराइल पर वो जो एक अरसे से काम रुका हुआ था, वो काम प्रैक्टिकली अब शुरू हो गया है। नेतन्याहू ने अमेरिका के दौरे पर, आपने महसूस किया होगा, वो वीडियो भी आपने देखी होगी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी लीडर के आने पर व्हाइट हाउस के पूरे अमले ने कॉरिडोर में खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। जैसे जैसे वो गुजर रहा था, वो झुक कर अदब बजा लाते, यानी जिसको हम बॉ करना कहते हैं, वो सारे उसका प्रोटोकॉल था और उसको डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बाहर के दरवाजे तक लेने भी गए। और फिर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार हुआ कि गज़ा की पट्टी को अब अमेरिका ओन करेगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कि गज़ा जो है वो अमेरिका की मलकियत हो जाएगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं ग्रीनलैंड जो है वो उसको हम अपना बनाएंगे, और फिर वो कनाडा को भी अपनी 51वीं स्टेट बनाना चाहते हैं। यानी ये तो फिर जंगें ख़त्म करने वाली बात तो ना हुई, ये तो दुनिया में एक नई बेचैनी शुरू कर दी है। मेरे समेत बहुत से दोस्त इस बात के लिए खुश थे कि डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए हैं, क्योंकि ये जंग मुखालिफ है। और दूसरी बात जो हमने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था जिस बात के लिए, और वो थी ट्रांसजेंडर के हवाले से। उन्होंने कहा था कि दुनिया में अब 2 ही जेंडर होंगे, एक यानी अमेरिका में 2 ही जेंडर होंगे, एक मर्द और एक दूसरा औरत, और कोई दूसरा ट्रांसजेंडर वगैरह वो नहीं होगा। खैर, ये तो बहुत खूबसूरत कदम था और है भी, अगर इस पर अमल हो गया तो। लेकिन वो ट्रांसजेंडर के हवाले से जो तंजीम है प्राइड, वो बहुत बड़ा माफिया है, और उनके पीछे दुनिया की वो जो शैतानी ताकतें हैं, जिनका मैं अभी नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रहा, वो सारे के सारे उनके पीछे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बात पर कोई अमल हो सकेगा। हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये फितरत के खिलाफ बात है और इस पर अमल होना भी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा की पट्टी के हवाले से जो जंग छेड़ी है, ये जंग छेड़ना ही है, क्योंकि जब इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सी तंजीमें वजूद में आएंगी, और उसमें बहुत सी तंजीमें नहीं होंगी जो अपने खत्ते के दिफा के लिए जंग लड़ेंगी, और इसको हम गुरिल्ला वार कहते हैं। यानी गुरिल्ला वार के नए रास्ते ट्रंप ने खोल दिए हैं। सऊदीया ने रिजेक्ट कर दिया इस चीज़ को, और भी कुछ अरब ममालिक ने इस बात को रिजेक्ट किया है, लेकिन इन तेलों में इतना तेल नहीं है कि ये सामना कर सके। गुज़श्ता हुकूमत ने, आपको याद होगा, अमेरिका की हुकूमत ने कहा था कि अगर हम 2 हफ्ते सऊदीया को तहफ़्फ़ुज़ ना दें तो ये 2 हफ्ते भी हुकूमत इक़्तिदार में नहीं रह सकेंगे। और आपको याद होगा, उन्हीं दिनों में सऊदीया में एक ऊँट को 16 मिलियन रियाल का सोने का हार पहनाया गया था। इन हरकत को देखते हुए, इनकी पुरताइश ज़िंदगी को देखते हुए, इनके दौलत के पीछे भागने को देखते हुए, इनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए, अमेरिका अब पूरे अरब पर ग्रेटर इसराइल के हवाले से जो उनका सोच थी, अब वो उसको अमली कदम पहनाने जा रहे हैं। ये अरब ममालिक अब उसका कुछ भी नहीं कर सकेंगे, बल्कि अरब को अपनी खैर मनानी चाहिए, क्योंकि ग्रेटर इसराइल में बहुत सा इलाका सऊदीया का भी शामिल है। उसमें जॉर्डन तो शामिल है ही, उसमें लिबनान भी शामिल है, उसमें और भी कई ममालिक शामिल है, मिस्र का भी कुछ हिस्सा शामिल है। तो ये तो काम शुरू हो गया, और क्या अब अरब इस पर कुछ रेजिस्ट कर सकेंगे? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों कि अरब ऐसा कुछ कर सकेंगे, क्योंकि अरब को अपनी अय्याशियों से ही फुर्सत नहीं है, तो वो जंग कैसे लड़ेंगे? ये तो मुमकिन नहीं। हाँ, पूरे मुस्लिम उम्मा की एक एटमी ताकत है जिसका नाम पाकिस्तान है। अगर वो पाकिस्तान अगर कुछ चाहे तो हो सकता है, लेकिन कल से डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद आपने देखा कि पाकिस्तान में मुकम्मल खामोशी है, सुकूत तारी है। यानी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान, हाफिज नईम रहमान, ये सब लोग यूं लग रहा है कि जैसे वफात पा चुके हैं और इनकी तदफीन का वक्त हुआ चाहता है, इसलिए मुकम्मल खामोशी है। किसी एक शख्स ने ट्रंप के इस बयान की मजम्मत नहीं की। वो हाफिज नईम रहमान जो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि इमरान खान को जेल में बैठकर
اسرائیل کے حوالے سے بیان دینا چاہیے۔ یہ بہت بڑی منافقت کی تھی حافظ نعیم الرحمان نے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے جو ہمیشہ سجدے میں گر جاتی ہے جب بھی جنگ کا وقت آتا ہے۔ سینیٹر ان کے اپنے مشتاق احمد صاحب نے جو پروٹیسٹ کیا تھا فلسطینیوں کے حق میں، یہ شخص تو وہاں ان کے حق میں بیان دینے کے لیے نہیں گیا تھا، اور یہ چاہ رہا ہے کہ عمران خان اسرائیل کے حوالے سے بیان دے۔ اسرائیل کے حوالے سے تو عمران خان نے UN میں کھڑے ہو کے ببانگ دوحل یہ بیان دیا تھا۔ کیا حافظ نعیم الرحمان وہ بھول گئے؟ پاکستان میں مکمل سکوت طاری ہے، پاکستان میں فلسطین کا جھنڈا لہرانے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ بیان کیسے دیں گے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ پوری کی پوری مسلم امہ، پنجابی کا ایک لفظ میں بولنا نہیں چاہتا لیکن بہرحال یہ لوگ ختم ہو چکے۔ آپ ان کو ختم شد سمجھیے۔ وہ جو ایک غلیظہ فاروقی ہیں، وہ 2 نمبر قسم کی صحافی، وہ کہا کرتی ہیں ختم شد، تو اب یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ختم شد ہو چکے ہیں۔ یہ تو اس بارے میں کوئی بات کر نہیں سکتے۔ لہذا ڈونلڈ ٹرمپ کا آنے والے وقت میں کیا روپ نکلے گا؟ ہاں، ایک بات بڑی اہم انہوں نے کہی ہے کہ اگر میں مار دیا جاؤں تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ بھئی تمہارے مرنے کا ایران سے کیا تعلق ہوگا؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ یعنی یہ اتنے اپنے نیشن کے حوالے سے یہ لوگ اتنے تعصبی ہیں، آپ اندازہ کیجئے، اتنا تعصب ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو مرتے مرتے بھی میں کسی ایک مسلم سٹیٹ کو ختم کروا جاؤں۔ یہ ہے ان لوگوں کا نظریہ، یہ ہے ان لوگوں کی جنگ جو ہمارے خلاف ہے، لیکن ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ میرے جو دوست میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، مجھے سنتے ہیں، وہ بہت اچھی طرح اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ یہ عمران خان کی توہین ہے، یہ پاکستان کی توہین ہے۔ پاکستان میں امریکی مداخلت ختم ہونی چاہیے۔ کچھ امریکی خبیثوں نے مل کے، کچھ پاکستانی خبیثوں کے ساتھ مل کے رجیم چینج کروایا تھا، اور اس کے نتائج آپ نے دیکھ لیے کہ آج پاکستان تباہی کے دھانے پر کھڑا ہوا ہے۔ صدر زرداری اپنے منہ بولے بیٹے محسن نقوی کو لے کے چائنا کے دورے پر گئے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ بڑا ڈھونگ رچا رہے ہیں اس بات کا کہ دیکھیں جی کیا پروٹوکول ہے۔ یہ چائنا کا ظرف ہے، یہ چائنا کی پالیسی ہے، وہ اپنے ہاں آنے والے لوگوں کو پورا پروٹوکول دیتے ہیں۔ اس میں زرداری کا کوئی کمال نہیں ہے۔ زرداری تو اپنے بیٹے کو معافی منگوانے کے لیے لے کے گیا ہے، کیونکہ وہ غلطی سے یا دانستہ طور پر وہ چائنا مخالف ایک تنظیم کے پروگرام میں گھس گیا تھا۔ یہ ہیں وہ نالائق لوگ جن کے ہاتھوں پاکستان آیا ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، کمنٹ میں اظہار کیجئے گا اس بات کا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو مسلم امہ کے حوالے سے کس طرح دیکھتے ہیں، اور کیا انہوں نے منافقت سے کام لیا تھا اپنی کمپین میں کہ میں جنگیں ختم کروں گا، اور وہ تو نئی جنگیں چھیڑنے کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر جنگ کیسے ختم ہوگی؟ اور یہ جو لوگ بغلے بجا رہے ہیں کہ محسن نقوی وہاں گئے ہیں چائنا، یہ میں پہلے بھی کہا کہ معافی منگوانے کے لیے لے کے گئے ہیں، اور ساتھ وہ ڈاکٹر عاصم بھی شامل ہے جس پر 600 ارب روپے کی کرپشن کا کیس تھا۔ یعنی یہ سارے کا سارا مافیا آپ کے سامنے ہے، اربوں روپے کی کرپشن کرنے والے لوگ، اور مسٹر 10% اپنے بیٹے کو معافی منگوانے کے لیے لے کے گئے ہیں چائنا، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا پروٹوکول مل رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پنجاب کی جعلی وزیر اعلیٰ اداکارہ مریم نوٹنکی کہہ رہی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ رمضان شوگر مل کے حوالے سے شہباز شریف اور حمزہ شریف بری ہو گئے۔ تو حضور اس میں ہمارے لیے تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ آپ کے والد گرامی تو ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک دے چکے ہوئے تھے، ان کے کیسز تو ایئرپورٹ پر ختم ہو گئے تھے، کیونکہ لندن پلان کے مطابق اور امریکہ کے ساتھ کی گئی خفیہ ملاقاتوں میں اور کچھ پاکستان کے خبیث لوگوں کے ساتھ مل کر آپ نے جو یہ جو ادم مچایا ہے، اس کے مطابق حضور اس وقت آپ کا وقت ہے، آپ کا دور ہے، آپ شیر ہیں، آپ انڈا دیں بچہ دیں، آپ کو کوئی کون پوچھ سکتا ہے۔ اور وہ یورپ میں بیٹھا ہوا ایک وہ سند لیا ہے، یہ ناصور علی کا ایک ٹٹو ہے بھاڑے کا، وہ اس امید میں بیٹھا ہوا تھا کہ جس طرح راشد اور وہ کوثر کاظمی کو ہڈی ڈالی گئی ہے، مجھے بھی ہڈی ڈالی جائے گی، اور جب اس کو ہڈی نہیں ڈالی گئی تو اس نے اپنی قیادت کو بتی پیش کرنے کی کوشش کی تھی، جو کہ انہوں نے قبول نہیں کی، اور پھر اسی تنخواہ پر کام کرنا پڑا۔ اور اب وہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان کی جانب سے بنائے گئے جعلی کیسز ختم ہو رہے ہیں، اور جبکہ عمران خان پر اصلی کیسز جو ہیں وہ جاری رہیں گے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان پر بنائے گئے تمام کیسز 2 نمبر ہیں، بوگس ہیں، جعلی ہیں، اور اس خاندان پر جتنے کیس بنے تھے وہ سارے کے سارے اصلی کیس تھے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں کے پاس پیسہ اتنا ہے، یہ بوریاں کھول دیتے ہیں نوٹوں کی، اور اس کے آنکھیں چدھا جاتی ہیں سامنے والوں کی، لہٰذا پیسہ لے کے تو مطلب مبینہ طور پر میں کہہ رہا ہوں، خبر تھی، باز گشت تھی اس بات کی کہ نواز شریف نے پاکستان واپس آنے کے لیے، اقتدار لینے کے لیے اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے اور اپنے بھائی کے لیے $3 ارب خرچ کیا ہے۔ یہ مبینہ طور پر خبر غلط بھی ہو سکتی ہے، اس کا فیک نیوز سے کوئی تعلق نہیں، یہ باز گشت ہے، میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ $3 ارب انہوں نے خرچ کر کے تو اقتدار واپس لیا ہے، اور جب یہ واپس آئیں گے تو $8-10 ارب کما کے واپس لے جائیں گے۔
ये तो दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ये तो जब ये जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस जगह पर कौन कौन से खांचे इन्होंने लगाए हैं। पूरे पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया इस मरियम नौटंकी ने, पूरा पंजाब गिरा दिया। और ऐसे लोगों की प्रॉपर्टीज गिराई जा रही हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। तहरीक इंसाफ के एमएनए एमपीएस या उनके जो भी पुराने नाज़िम थे, चेयरमैन थे, उन सब की प्रॉपर्टीज गिराई जा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसके सबूत बाहर आ रहे हैं और बाकी चीज़ें भी आपके सामने आ जाएंगी। धरती पर बोझ एक और बुड्ढे ने, सोहेल वड़ैच, जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का आइन दुनिया का बेहतरीन आइन में से एक है। जी बिल्कुल ठीक है, मोम की गुड़िया है हमारा आइन। इसको अशराफिया माफिया अपने मुताबिक आप उसको उसका नाक मरोड़ लेता है, अपनी तरफ कर लेता है। तो आपके नज़दीक तो ये दुनिया का बेहतरीन आइन है, क्योंकि इसी आइन के तहत जो कुछ भी चल रहा है, जब आप उसके हक में लिखते हैं तो फिर आपको अपना हिस्सा भी मौसूल हो जाता है। सो आपके लिए तो ये बात बेहतर ही है। और आखिर में रेहाना डार साहिबा ने कहा है कि अगर ख्वाजा आसिफ वाक़तन पाजी सफदर का बेटा है तो वो अपने फॉर्म 45 लेके आए, और मैं भी अपने फॉर्म 45 लेके आती हूँ। तो रेहाना डार साहिबा से गुजारिश है कि ये है तो पास सफदर का ही बेटा, लेकिन बाज़ औक़ात औलादें घटिया भी निकल आती हैं। तो ऐसी घटिया औलाद से आप कोई उम्मीद ना रखिए। ये शख्स पिछले 3 इलेक्शन हारा है, तीनों बार इसने बूट चाट कर, तलवे चाट कर, इसने फ़ोन करके मिन्नत समाजत करके कहा कि हजूर माई बाप बचा लीजिए, और फिर माई बाप बचा लेते हैं और फिर ये आके वजारत दफा में बैठ जाता है। ये वही शख्स है जिसने पार्लियामेंट में खड़े होकर अपने ही इदारों के खिलाफ मुग़ल्लज़ात बकी थी। अब क्या किया जाए जब बेपनाह पैसा खर्च हो जाता है और नवाज शरीफ जैसा गद्दार वतन पाकिस्तान के हवाले से इस तरह की हरकत करता है, तो बाकी लोग भी नवाजे जाते हैं फिर साथ। 2 बड़े हाथियों की लड़ाई में पिस तो आवाम रही है, कुचले तो वो जा रहे हैं। और मरियम नौटंकी पंजाब से जो इंतकाम ले रही है, मेरा ख्याल है कि उसको ये बात सोचनी चाहिए कि वो बांग्लादेश की साबिका वज़ीर आज़म ने खिताब किया सोशल मीडिया पर तलबा से, और तलबा ने एक बार फिर उसकी चीज़ों पर मबनी जो म्यूजियम था वो तोड़ दिया और ढाका में उसके आबाई घर को आग लगा दी। सो ये पैगाम जाली वज़ीर आला फॉर्म 47 के तहत आने वाली अदाकारा मरियम, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फितना है, उसको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर बांग्लादेश में ये हो सकता है तो ये इक़दाम पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। इसलिए कि अब आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया, और बाकी जो रही सही कसर थी वो तुमने उनके मकान, उनकी दुकानें, उनके कारोबार गिरा के पूरी कर दी। और अब किसी वक्त भी आवाम का रुख जाती अमरा की तरफ हो सकता है। होश के नाखुन लें और अपना बोरिया बिस्तरा बांधें और इस मुल्क से तमाम वो अफराद जो तबाह कर रहे हैं इस मुल्क को, वो दफ़ा हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि उनकी इसी में बेहतरी है, वरना फिर इनके गिरेबान जल्द आवाम के हाथ में आने वाले हैं। आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी बात है अगले व्लॉग।